न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सोनम रघुवंशी के पिता का आरोप, मेघालय सीएम और पुलिस झूठ बोल रही। वैकासी वीसा कंपर भगवान मुरुगन की विशेष पूजा अर्चना। सोनम रघुवंशी के पिता का दावा, मेरी बेटी निर्दोष है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सोनम रघुवंशी के पिता का आरोप, मेघालय सीएम और पुलिस झूठ बोल रही। इंदौर के लापता दंपति केस में अब गंभीर आरोपों का दौर शुरू हो गया है। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने मेघालय सरकार और पुलिस पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री इस मामले में झूठ बोल रहे हैं और उनके खिलाफ भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देवी सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई टीम को तुरंत भेजे। देवी सिंह के मुताबिक सोनम ने खुद अपने भाई गोविंद को फोन किया था और बताया था कि वे गाजियापुर के एक ढाबे पर मिली है। देवी सिंह का दावा है कि मेघालय पुलिस ने कोई जांच नहीं की और झूठा बयान देकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें 100% यकीन है कि राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय पुलिस की भूमिका है। उनका कहना है कि ये शादी तय थी। सोनम और राजा एक दूसरे को पहले से ही नहीं जानते थे। देवी सिंह ने बताया कि वे अभी तक अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनके बेटे ने रात करीब 2 बजे सोनम से बात की थी। उनका कहना है कि सोनम स्वेच्छा से ढाबे पर पहुंची और पुलिस उसे जानबूझकर फंसा रही। यदि सीबीआई जांच होती है तो मेघालय से कोई पुलिस अधिकारी सलाखों के पीछे होगा, ऐसा दावा सोनम के पिता ने किया है। मेरे को सोनम का गोविंद से पता चला है। सोनम का गोविंद जी से पता चला है। गोविंद जी का फोन आया था कि सोनम अपने को मिल गई है। तो गाजियाबाद कोई होटल थी, वहाँ पे होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसके भाई होटल वाले ने फ़ोन दिया है उसको, सोनम को। तो क्या बोलते हैं, उसके भाई से बात हुई फ़ोन पे, ठीक है ना। इसके बाद में हमको 5 बजे, सुबह 5 बजे हमको पता चला है। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे, 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था? पूरी क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बेटी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अच्छा, कौन लोग साथ गए? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए। वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। आपके राजा के वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है। वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है कि अरेस्ट किया है। जो सीसीटीवी फुटेज आए थे उसमें दिख रहे थे ये लोग। वो होटल में से दिख रहे हैं हमको। सीसीटीवी में होटल में से दिख रहे हैं वो लोग। आप इन्हीं की जांच करने का बोल रहे थे? हम इन्हीं लड़के की जांच करने को बोल रहा हूँ। तो आज 5 दिन से उन्हीं लड़के की बात करने के लिए चिल्ला रहा था। तो वहाँ का वो होटल वाला बोलता है कि हमारे कर्मचारी हैं, सीसीटीवी में आया है। मोबाइल पे अपने मीडिया वाले ने पूछा कि ना मेरे कर्मचारी हैं। तो वहाँ पे होटल वाले भी होना चाहिए इस केस में। आपकी राजा के परिजनों से आपकी बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई मेरी बात। उनका कोई फोन आया? अभी मेरे पास तो अभी फोन नहीं आया क्योंकि वो लोग वहाँ गए हुए हैं, सोनम के पास गए हुए हैं। वो जो उनका राजा का भाई है वो गए हुए हैं सुबह के। अच्छा, इंदौर से सोनम और राजा दोनों ही गए थे या और भी कोई दोस्त गए थे साथ? सिर्फ यहाँ से ये दोनों ही जने गए थे। अच्छा, ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, हम लोगों ने शादी करी थी, माने गार्डन लेके नहीं। हाँ, 3 महीने पहले हमने संबंध कर लिया था। नहीं, पहले से नहीं जानते थे, कोई किसी को नहीं जानता था। और हमारे बच्चे ऐसे थे भी नहीं किसी से फालतू बातचीत करें।
क्योंकि वो तो काम वाली बच्ची थी, धंधे वाली लड़की थी, उसको दूसरे आदमी से सुबह यहाँ से भाई के साथ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। आप लोगों ने रिश्ता किया था तो कैसे रिश्ता हुआ था इन दोनों का? बहुत बढ़िया हंसी खुशी से रिश्ता किया था। बच्चे था अपने राजा के परिवार? हमने ऐसे क्या बोलते हैं, जो हमारे समाज की जो एक किताब रहती है उसमें हम लोग नाम लिखवा देते हैं। रामनवमी के दिन ये भंडारा होता है हमारी समाज का, रघुवंशी कॉलोनी में, वो भंडारे में हम लोग नाम लिखवाते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ तक पढ़ी है, इतनी उम्र है। तो उन लोगों ने भी ये चीज़ का नाम लिखवाया था, ठीक है ना। तो फिर फ़ोन पे हमारी चर्चा हुई थी। फ़ोन पे चर्चा होने के बाद में एक ने एक का घर द्वार देखे, सब चीज़ देखी, बातचीत हुई, बच्चन को बच्चन से मिलाए गए। इसके बाद में दोनों की हाँ हुई। इसके बाद में हमने फिर आगे बात बढ़ाई। आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई बच्ची से। बारात में बात हुई थी? नहीं हुई बात, क्योंकि सुबह 5 बजे पता चला है, कहाँ से बात होगी अभी। हाँ, गोविंद की बात हुई है बच्ची से? सिर्फ गोविंद की बात हुई है बच्ची से। हाँ, वो भी एक ही बार हुई है उसकी बात। हाँ, कॉल पे बात हुई थी? वीडियो कॉल पे बात हुई थी। कितने बजे गोविंद को इन्होंने फोन लगाया और कहाँ से? ये करीबन रात को 2 बजे करीब फ़ोन लगाया था। उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ। तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठाल दिया, और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुँच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ये खुद ही पहुंची थी वहाँ ढाबे पे? ढाबे पे खुद ही पहुँची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुँची, कैसे पहुँची। आपकी मांग क्या है कि आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, माने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा, थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं, और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए, और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए, और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैकासी विकासम पर भगवान मुरुगन की विशेष पूजा अर्चना। तमिलनाडु के मंदुरई में आज आध्यात्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल है। यहाँ वैकासी विकास उत्सव के अवसर पर भगवान मुरुगन की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वैकासी विशाकम भगवान मुरुगन के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और ये तमिल पंचांग के वैकासी महीने में आता है। ये दिन विशेष रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है जो भगवान मुरुगन को शक्ति, ज्ञान और विजय का प्रतीक मानते हैं। मंदुरई के प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही विशेष अभिषेकम और आरती की रस्में शुरू हो चुकी है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी है। मंदिरों को भव्य फूलों और दीपों से सजाया गया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनम रघुवंशी के पिता का दावा, मेरी बेटी निर्दोष है। इंदौर के लापता दंपति मामले में सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी पूरी तरह से निर्दोष है और वे अपने पति को मारने जैसी कोई गलती नहीं कर सकती। देवी सिंह ने बताया कि उनकी बेटी और राजा की शादी दोनों परिवार की सहमति से हुई थी। उनका आरोप है कि मेघालय सरकार शुरू से ही झूठ बोल रही है और इस मामले में गलतफहमी फैला रही है। उनका कहना है कि सोनम कल रात
गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी और उसे अपने भाई को फोन कर इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने भी वहां जाकर सोनम को पकड़ लिया। देवी सिंह ने कहा कि वे अपनी बेटी से बात नहीं कर पाए और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा क्यों करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सोनम ने स्वेच्छा से गाजियापुर का रुख किया था। वहीं वे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना बना रहे हैं ताकि इस मामले में न्याय दिलाया जा सके। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माताजी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता आप ये बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है? आपकी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर? बेटी मेरी खुद वहाँ पहुंची हुई है। वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मणगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा, हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे वो लोग। आपके मुताबिक अभी भी सोनम इनोसेंट है, बेगुनाह है? बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे सही कहा। कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है?
मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, वहाँ छोटे आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव पर बीजेपी की रणनीति पर पूनम महाजन का बयान। बीजेपी नेता पूनम महाजन ने इस चुनाव को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। पूनम महाजन ने कहा है कि फिलहाल वे चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। उनका कहना है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महायुति एक साथ लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में कैसे लड़ाई होगी ये बाद में सामने आएगा। बीजेपी की जो भी रणनीति होगी वे कार्यकर्ताओं के तौर पर उसका पूरी तरह पालन करेगी। पूनम महाजन ने ये भी कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ती बल्कि हमेशा जनता के लिए काम करती है। इस बयान के बाद बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सबकी नजर टिकी हुई है, खासकर जब महायुति की एकजुटता पर जोर दिया गया है। का जवाब तो मैं अभी दे नहीं सकती, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये पक्का है कि महायुति साथ में लड़ेगी। कैसे लड़ेगी, क्या लड़ेगी, वो प्लस एंड माइनस जो गणित होते हैं वो आपको पता ही चलेगा। लेकिन महायुति जब साथ में रहती है तो साथ में ही लड़ेगी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, तो जो मेरी पार्टी मुझे काम कहेगी, जो पार्टी हर कार्यकर्ता को कहेगी, और वो हम करते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के लिए लड़ती नहीं है, चुनाव के लिए काम नहीं करती। हम अविरत सतत काम करते रहते हैं, हर वक्त हर बूथ में लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं। मोदी जी की योजनाएं हों, हमारे महाराष्ट्र की सरकार की योजनाएं, वो लेके हम पहुंचते। तो हमारे लिए चुनाव कुछ नया नहीं होता है, हमारे लिए वो तो रूटीन हम काम करते हैं। देखिए, चुनाव तो लगने दी ना, फिर ये सवाल आप हमें पूछिए, सीट बंटवारा ये वो, उसमें तो आपको और अलग अलग सवाल पूछने की मंशा होगी। अभी तो हम देखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का हिंदवी स्वराज्य का दैवत, हम सारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार लेके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री उस विचार को आगे लेके बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी लेके आगे बढ़ रहे हैं कि जनता का काम, जनता सुखमय रहे, जनता आगे बढ़े। और उसमें मुंबई भी बहुत ज़रूरी। तो ये मंदिर पहला छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए हमने बनाया है, उसके लिए हर कोई आके यहाँ पे छत्रपति का दर्शन ले। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संघीय और स्थानीय सरकारों में आवर्जन नीति को लेकर विवाद गहराता। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में आवर्जन प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। लॉस एजेंसी में संघीय आवर्जन छापों के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। इस हालात को काबू में करने के लिए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के सैनिक लॉस एजेंसी पहुंचे। हालांकि राज्य के डेमोक्रेटिक गवर्नर ने नेशनल गार्ड की इस तैनाती को अवैध करार दिया है। रिपोर्ट के अनुसार नेशनल गार्ड की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जारी रखा, जिससे सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थितियां बन गई। ये विवाद अमेरिका में आवर्जन नीति के लेकर बढ़ती राजनीति असहमति को दर्शाता है, जिसमें स्थानीय और संघीय स्तर के बीच टकराव साफ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस ने रेल मंत्री और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र में आज एक खास दिन है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव राज्याभिषेक दिवस की 392वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी है और एक विशेष पहल का भी उद्घाटन किया। आज से शुरू हुई भारत गौरव यात्रा ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी प्रमुख जगहों पर यात्रियों को ले जाएगी। ये यात्रा अगले 5 दिनों तक चलेगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस खास ट्रेन को शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। विशेष बात यह है कि ट्रेन की पहली यात्रा पूरी तरह से बुक हो गई है। आज 710 यात्री इस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, जिसमें 80% यात्री 40 वर्षीय से कम आयु के हैं। सबसे पहले सभी को शिवराज्याभिषेक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 351 साल पहले आज ही के दिन स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वभाषा इस प्रकार की त्रिसूत्री को लेकर हिंदवी स्वराज की स्थापना छत्रपति शिवराय ने की थी। और ऐसे पवित्र दिन पर
भारत सरकार के माध्यम से भारत गौरव यात्रा ट्रेन, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज सर्किट आज शुरू किया गया है। 5 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रेरणा स्थली है, चाहे फिर वो स्वराज की राजधानी रायगढ़ हो या फिर उनकी जन्मस्थली शिवनेरी हो, ऐसे कई जगह पर हमारे प्रवासियों को लेकर जाएगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी प्रेरणा और हमारी गौरव, ये दोनों को एक प्रकार से उजागर करने वाली, पुनर्स्थापित करने वाली और हमारी तरुणाई को प्रेरणा देने वाली इस ट्रेन को आज शुरू किया गया है। अभी अभी हमने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया है। देखिए, पहले ही विजिट में पूरी ट्रेन फुल है। 710 प्रवासी इसमें प्रवास कर रहे हैं, 150 से ज्यादा महिलाएं हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि 80% से ज्यादा प्रवासी 40 साल के नीचे के हैं। मतलब जो तरुणाई अपना इतिहास और अपना गौरव देखना चाहती है, वो इसमें प्रवास कर रही है। देखिए, ये 11 साल विकास के 11 साल है, ये भारत गौरव के 11 साल है, ये भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले 11 साल है, ये भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले 11 साल है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले 11 साल है। मैं इसके ऊपर कल विस्तार से बोलूंगा। प्रस्थान कर चुकी है एक ऐतिहासिक यात्रा पर। ऐसी यात्रा जो भारत और महाराष्ट्र के इतिहास को जागृत करेगा। ये आने वाली पीढ़ियों के समक्ष उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। खास तौर पर युवाओं को इतिहास के पन्नों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इतिहास के साथ करीब से एक रिश्ता बनेगा। ये गाड़ी निकल पड़ी है, उत्साहपूर्ण माहौल है, ऐतिहासिक पल है और इस पल के साक्षी हम। गाड़ी निकल गई है। 5 दिन के इस टूर के बाद रायगढ़, पुणे, पढ़वाना, प्रतापगढ़, ऐसे कई जगहों पर पर्यटकों को भारत के इतिहास का एक झलक, उसकी झलक दिखाकर यह गाड़ी पुनः लौटेगी 6 दिन के बाद। 6वें दिन फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजा रघुवंशी की मां का बयान, सोनम दोषी हुई तो सजा मिलेगी। इंदौर लापता दंपति मामले में जहां एक और सवालों का दौर जारी है, वहीं अब राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि शादी से पहले परिवार चाहता था कि राजा और सोनम कुछ समय साथ बिताए, लेकिन सोनम की मां इसके लिए तैयार नहीं थी। उमा रघुवंशी का कहना है कि अगर सोनम ने कुछ गलत किया है तो उसे कानूनी सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल वे सोनम को दोषी नहीं ठहराती। उनका मानना है कि पहले दिन अन्याय संदिग्धों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद सोनम से जुड़े पहलुओं को देखा जाना चाहिए। उमा रघुवंशी ने यह भी स्पष्ट किया कि सोनम के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे और परिवार ने उसे पूरी तरह से दिल से स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें राजा कुशवाहा नाम के व्यक्ति या सोनम के उससे संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बयान में संतुलन साफ देखा जा सकता है, जहां मां ने अपने बेटे को खोने का दर्द भी व्यक्त किया और न्याय की मांग की, वहीं जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराने से इनकार भी किया। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। हम इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि
आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है? शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? कभी 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है? 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। नहीं, हमको कोई शख्स से नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर ही। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी? राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, एक लड़का है जो है उनके साथ में सर काम करता था उनके राजा के साथ। सोनम के साथ राज कुशवाहा नाम नहीं, वो मेरे को वो उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। ये चीज़ का देखो उनके घर वाले को होगा ना। आप क्या चाहते हैं अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को? अभी नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सब आगे आएगा, वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी वो शादी? हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को व्यवहार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। राजा ने आपसे आखिरी बार जो बात की थी, आपको लग रहा था वाकई में राजा की आवाज है? क्योंकि राजा उसमें बोल रहा है कि मैं केला खा रहा हूँ, आवाज इसलिए। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। लग रही थी कि आवाज राजा की। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया था कि किस तरीके से बोलता है वो? क्योंकि आपसे तो क्लियर बात करता, वो आपको तो बताता नहीं। जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ। जो कुछ भी हुआ ना, खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से निकलूंगा लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। आवाज राजा की? हाँ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया। वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये एक नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। ये बात हमारे बीच में नहीं हुई। राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा मेरे को सब बात बताता। अभी वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग जो साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई? नहीं, राजा ने ऐसा भी नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थे कि हमको अपने उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि है ना मम्मी यहाँ के लोग उन तो अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले कि, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर। तो बस इतनी बात सोनम से मेरी हुई थी। और उस दिन सोनम ने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपास है? हाँ, बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने होके फ़ोन लगाया था, उनका फ़ोन नहीं आया था। मैंने फ़ोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ पे तो कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस फूल रही है ना? तो बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है। तो मैंने कि कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो कॉफ़ी फेंक दी। राजा ने कहा? राजा ने नहीं कहा, राजा ने नहीं फेंकी कॉफ़ी, सोनम ने फेंकी थी। नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पर ही पूरी आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ाए पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए, सोनम का नाम, उसके बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अभी अपन कैसा ले सकते हैं उसका नाम? अपन ने, मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। खुलाफ कर दिया है कि सोनम ही किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला, कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से?
कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, प्लान नहीं था ना। यानी सोनम ने हाँ, सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। उन्होंने यूँ बोला था, हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके। और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। मेरे को हो गया था खतरे का। कहा था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था शादी होने के बाद? जो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप माँ है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह? फांसी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में सुहास शेट्टी केस पर केंद्रीय राज्य में संवाद। कर्नाटक में सुहास शेट्टी हत्याकांड को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवाद तेज हो गया है। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर PG परमेश्वर ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंपने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने बताया कि इस पत्र के संबंध में राज्य सरकार आज ही कोई फैसला ले सकती है। ये मामला राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक तनाव के बीच सुर्खियों में आया है और NIA जांच की सिफारिश इसी और अधिक संवेदनशील बना देती है। राज्य सरकार की सहमति मिलने पर यह मामला केंद्र के हाथों में चला जाएगा, जिससे जांच की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि कर्नाटक सरकार क्या रुख अपनाती है। सेंट्रल होम मिनिस्टर हैज रिटन अ लेटर टू state government to hand over the case of Suhas Shetty murder to NIA. I believe yesterday the letter has come. I learned from our Director General of Police, and today we are going to take a decision regarding that. Sir, you met Central Home Somanna. No, Somanna. I met Somanna. Somanna, our Central Minister. Representing Tumkur district. I had some work related to National Highway. We are proposing to build an arch on the National Highway to request Somanna to get a permission from National Highway Authority. I have given a representation to Gadkari ji, and yes, Somanna has assured me that he will talk to Gadkari ji and get the permission. Number one. Number two, there are a couple of drinking water projects proposals have gone to central government, and Somanna being the Jalashakti Minister for Jalashakti, I have requested him to get this approved. So these two major things, I just wanted to meet him and request him.
this morning. Sir, yesterday BJP protest against your government. Their demand resignation CM and DCM. And No, I do not want to comment on that. As it's already, we have handed over this entire case to one-man commission headed by Shri Justice Michael Kuna. So this will become a different thing if sub judice. That is why I don't want to comment on that. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेखा गुप्ता ने कहा, हर व्यक्ति लगाए मां के नाम एक पेड़। दिल्ली में आज पर्यावरण संरक्षण दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। राजधानी में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपनी मां और अपने प्रतिकृति के सम्मान में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि दिल्ली के हर विभाग और स्कूल इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले। इस वर्ष का लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है। 70 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया है। इसका उद्देश्य न केवल राजधानी को हरा भरा बनाना है, बल्कि जलवायु संकट से जूझ रही दिल्ली को राहत भी देना है। रेखा गुप्ता ने सामाजिक संगठनों, स्कूल, कॉलेज और आम नागरिकों से भी इस पहल में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष इस अभियान की शुरुआत की थी, तो भी हमने दिल्ली में पेड़ लगाए थे, परंतु कार्यकर्ता के नाते, संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं के नाते, परंतु पिछली सरकार ने दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी इस प्रोजेक्ट को उठाया नहीं, जबकि ये दिल्ली के वातावरण के लिए, प्रकृति माँ के लिए, धरती माँ के लिए एक अनिवार्य कार्य है। तब भी ये काम होना चाहिए था। मुझे खुशी है कि ये एक पेड़ माँ के नाम जो सेकंड सीरीज शुरू हुई है, इसमें दिल्ली सरकार के माध्यम से हर एक विभाग, हर हमारा स्कूल, हर संस्थान इस पेड़ के अभियान में जुड़ेगा। हर व्यक्ति से, सामाजिक संस्थाओं से, दिल्ली के निवासियों से हमारा ये निवेदन रहेगा कि हम सब मिलकर के अपनी माँ के नाम, प्रकृति माँ के नाम, धरती माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और इस दिल्ली को और हरा भरा करें। 70 लाख पेड़ लगाने का ये हमारा टारगेट है इस सीजन में, और ये पेड़ लगा के हम दिल्ली के वातावरण को बेहतर करना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को उठाए। मैम, एलर्जिक क्लास आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वडोदरा में स्वामीनारायण गुरुकुल का उद्घाटन सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया। समारोह में शिरकत। गुजरात के वडोदरा में आध्यात्मिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में एक नई पहल की गई है। यहाँ नवनिर्मित स्वामीनारायण गुरुकुल का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विशेष रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल के दर्शन, मूल्यों और शिक्षा प्रणाली की सराहना की और इस संस्कारों का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि जीवन के आदर्श भी स्थापित करते हैं। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को भी विशेष महत्व दिया गया। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार की नीतियां झूठ पर आधारित। पप्पू यादव। केंद्र में भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर बिहार में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियां झूठ पर आधारित है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। पप्पू यादव ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, वरना परमाणु युद्ध हो सकता था। लेकिन सरकार की ओर से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ट्रंप का ये दावा सही है या झूठ। उन्होंने सरकार पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों को अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि इन मुद्दों पर कभी भी गंभीर चर्चा नहीं होती, जबकि यही आम जनता की जरूरतें हैं। उनकी नीतियाँ
झूठ की ताकत पे है। हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, खुद अमित शाह जी जो गृह मंत्री है खुद को चाणक्य कहते हैं, उनके जुमलेबाजी से। अमेरिका के पास चिट्ठी लव लेटर लिखते हो। 11 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, अन्यथा परमाणु हो जाती। एक बार भी जवाब नहीं दिया, सही और गलत। पहला जो ये मनमोहन सिंह जी को कहते थे। दूसरा ये कहते थे डॉलर मेरा और रुपया, शेयर मार्केट। भाइयों, डॉलर दुनिया में कहां है? रुपये की वैल्यू हमारी क्या है? शेयर मार्केट कहां है? तीसरा, 15 लाख रुपया मैं दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ब्लैक मनी स्विस बैंक में है, किसके किसके हैं? क्या हुआ? नोटबंदी क्या हुआ? जीएसटी क्या हुआ? नोटबंदी जो इनके मेजर 12 बजे रात में भगवान बनना चाहते थे, ये उस नोटबंदी के बाद भारत की इकोनॉमी का क्या हुआ? महिलाओं की इकोनॉमी का क्या हुआ? किसान कितने बर्बाद हुए? मल्टीपल मिडिल क्लास के व्यापारी कितने बर्बाद हुए? और बेनिफिट किसको मिला? बीजेपी बिजनेसमैन के पार्टनर कितने बने? तो ये बताएंगे ना जाली नोट कितना है, क्यों नोटबंदी हुई, कितने लोग मर गए, नोटबंदी का बेनिफिट क्या है, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? ये 11 साल में इनका तो ड्रीम प्रोजेक्ट था। ब्लैक मनी तो ड्रीम प्रोजेक्ट था। फार्मर्स कितने मारे ये तो बताएं। एक स्कूल खुला, वही आईटी, वही मेडिकल, वही इंजीनियरिंग, वही आईएम, वही कस्तूरबा, वही नवोदय। कोई नया नाम, कोई न्यू स्कूल, कोई नया हेल्थ सेंटर। पूरा माफियागिरी एजुकेशन और हेल्थ में, कोई काम नहीं। क्या हुआ? ना हेल्थ ना एजुकेशन, उस पर कोई चर्चा नहीं। लगभग चीजें चली गई, फिर 40% फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप बिहार में गए, बोले द्वारिकाधीश से आया हूं, जदवंश हूं, विशेष राज दूंगा। जिस स्टेट जाते हैं कहते हैं नंबर 1 करूंगा। किसको किसको नंबर 1 करूंगा? जहां जाते हैं वही बात, वही राग। कैसी राजनीति? 24 घंटा आप भारत के बारे में नहीं सोचते हो, भारत के 140 करोड़ लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। आप सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग। 5 जज ने क्या कहा था? जजेज ने आप पलायन रोक पाए? मजदूरी बढ़ा पाए? मजदूरों की कानून को तो और कमर तोड़ दिया। आप अग्निवीर का क्या किया? कभी कोई कल्पना किया था? 1.25 लाख सेना की भर्ती नहीं हुई। आप यूपीएससी बीपीएससी में क्या किया? आपने इंटरव्यू सिस्टम को रोका, इंटरव्यू सिस्टम को और लागू कर दिया। आप रिटर्न एग्जाम को और कम कर दिया, ताकि एक भी ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का बच्चा ना आ पाए। आपने तो एजुकेशन सिस्टम पर हमला बोला। आपने तो अर्जुन सिंह से और कांग्रेस से सीखा ही नहीं। आप गाली देते रहते हो नेहरू, राहुल गांधी को, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। जितना ये नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी का नाम लेते हैं और मुसलमान का नाम लेते हैं, अब पाकिस्तान को तो थू फेंकेंगे दिया जाएगा। हमारा लड़ाई चाइना से है। हम चाइना से लड़ेंगे, हम अमेरिका से लड़ेंगे, हम रूस से लड़ेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच
जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर में सोनम रघुवंशी बरामद। सोनम ने परिवार से की बातचीत, दी पुलिस को सूचना। राजा रघुवंशी की मौत के बाद फरार बताई जा रही सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजियापुर में ढूंढ निकाला गया। गाजीपुर में एसपी इजाल राजा ने बताया कि उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस से सूचना मिली थी कि सोनम 1 महीने के रूप में काशी ढाबा वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर देखी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को बरामद किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया और बाद में गाजीपुर के 1 स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया। एसपी इराज राजा ने बताया कि मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस के संपर्क में और उनकी टीम जल्द ही गाजीपुर पहुंचने वाली है। सोनम ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों से बातचीत की, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको 1 स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में 1 स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें 1 स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया। देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में 1 स्टॉप सेंटर में रखा। सर, उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार हुए क्यों? नहीं, सोनम वहां पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहां से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी 1 स्टॉप सेंटर में। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा सर, ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुभाषु शुक्ला के मिशन में 24 घंटे बचे, हर जगह उनके पोस्टर, लोग कर रहे बात। लखनऊ में निकले ग्रुप कैप्टन सुभाषु शुक्ला अब देश के गौरव का प्रतीक बन चुके हैं। भारत के बहुप्रतीक्षित अंतरिक्ष मिशन में वे एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं और मिशन में अब सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है। उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला ने बेटे पर गर्व जताते हुए कहा, ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात। उन्होंने बताया कि 40 साल बाद देश का अंतरिक्ष मिशन फिर से उड़ान भरने जा रहा है और उनका बेटा उसका हिस्सा है। शंभू शुक्ला ने कहा कि हर जगह सुभाषु के पोस्टर लगे हैं, लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, ये सब देखकर मन भावुक हो जाता है। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुभाषु को सम्मानित किया जाना उनके लिए एक आत्मस्मरणीय क्षण था। हमें डर नहीं है, उन्होंने कहा, क्योंकि वे हमेशा अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं और इस मिशन की तैयारी उसने सालों से की है। हम भगवान से उसकी सलामती और मिशन की सफलता की प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा नाम शंभू दयाल शुक्ला है, मैं शुभांशु शुक्ला का फादर हूँ।
गौरव बहुत महसूस कर रहे हैं। पूरा परिवार है, सभी लोग गौरव महसूस करते हैं। प्रदेश देश के जितनी जनता है सभी जो है गौरव महसूस करती है। इस देश का एक बेटा जो है जो इस मिशन पर जा रहा है, 40 साल बाद जो है उसका जो है मिशन हो रहा है, तो ये बड़ी गौरव की बात है और सभी को गौरव है इस बारे में। पोस्टर लग रहे हैं, बधाइयाँ दी जा रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पोस्टर लग रहे हैं बच्चे के जो है, हमारे जो है उसकी जो है लोग विशेष दे रहे हैं और उसके बारे में जो है अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये फादर को तो बहुत अच्छा लगता है। और मिशन भी अब थोड़ा ही टाइम रह गया है, 24 घंटे का टाइम रह गया है मिशन जाने का, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। आपकी बात हुई उनकी तरफ से क्या विशेष आपने किया वेल विशर के तौर पे? हमने जो अपना है, अपना परिवार का पूरा सबका आशीर्वाद भी है और वेल विशेज हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना की है कि मतलब जो है उनको मिशन अच्छी तरह पूरा हो। इसके लिए पूरा परिवार हमारा जो है उसमें दुआएं कर रहा है और उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं कि अच्छा से अच्छा उनका मिशन पूरा हो। तो सर आखिरी बार कब आपकी बात हुई है और कितना उत्सुक सर दिख रहे हैं? पूरी तरह उत्सुक हैं, उनका मिशन पूरा हो रहा है। वो जिसके लिए वो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे वो उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल खुशी मन से जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। कल ही बात हुई थी और उसके लिए बिल्कुल टिक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। क्या उन्होंने कहा, कितना आपने उनसे कहा? हमने तो यही सब हालचाल लिए थे कि मतलब क्या है, कैसा है, चल रहा क्या है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है पापा, सब सही चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ, आराम से बस जैसे यहाँ आए वैसे वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी वैसे ही रहेगा, कुछ दिक्कत आप नहीं। आप लोग बिल्कुल फ्रेश रहिए, माइंड फ्री रखिए, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। सर कितनी गौरव की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि एक जो पुत्र होता है वो कहीं न कहीं पिता की शान होता है और एक लाखों किलोमीटर दूरी की सफर कर रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, क्या आपको क्या कोई डर या फिर ऐसा कुछ? नहीं, डर नहीं लग रहा। डर देखिए नहीं लगता। डर बच्चे में जो भी करता है, जितना भी उसने पिछली भी रिकॉर्ड उसके हैं, जितने भी जो काम करता है वो पूरी परफेक्ट तैयारी के साथ करता है, पूरी लगन के साथ और निष्ठा के साथ करता है। उसमें उसके काम में कभी जो है अपने काम में वो कभी खामी नहीं छोड़ता है, कोशिश करता है कि पूरा काम बड़ी अच्छी तरीके से हो और होता भी है। उसका काम जो है पूरी लगन और निष्ठा के साथ जो भी काम किया जाता है वो काम पूरा होता है। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी? हाँ, जब ये इनको प्रधानमंत्री जी ने त्रिवेंद्रम में बैच इनको लगाया था और हम लोगों को भी बुलाया गया था, उसमें वहाँ पर मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा रहा था, बहुत मोमेंट वो जो है हमारे लिए अविस्मरणीय है। हम लोग बहुत ही उसमें जो है भावुक भी हो गए थे कि मतलब इतना हमारे बेटे को इस तरह जो है सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो है इन बच्चों का जो है भविष्य के लिए जो है उन्होंने इस मिशन के लिए चुना, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनीति की संस्कृति बदल दी पीएम मोदी ने। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर बड़ा बयान दिया। नड्डा ने कहा, आज हम उन 11 वर्षों की यात्रा को याद कर रहे हैं जिसने भारत को विकसित राष्ट्र की ओर आग्रह किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में जो कार्य किए हैं वे अल्पनीय और अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में न सिर्फ नीतिगत परिवर्तन हुए बल्कि देश की राजनीति की संस्कृति ही बदल गई है। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि कार्यालय को समेटना आसान नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि देश की जनता ये समझे कि ये नेतृत्व केवल सत्ता में रहने का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का उदाहरण है। उन्होंने अमृतकाल और विकसित भारत जैसे लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि ये कालखंड इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। मित्रों, जैसा कि अभी अनिल बल्लू जी ने जो आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, उसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें
क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय। और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र कांग्रेस ने केंद्र की नीतियों पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भाजपा देश भर में अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने नागपुर से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, सरकार को देश के सामने पिछले 11 वर्षों का स्पष्ट हिसाब देना चाहिए। बेवजह की बातें करने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने तथ्य पर बात करनी चाहिए। हर्षवर्धन सपकाल ने सवाल उठाया कि 2014 में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या था और अब क्या है। जीडीपी विकास दर की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये आंकड़े सामने रखे जाए तभी कोई चर्चा सार्थक होगी, वरना ये कार्यकाल केवल विफलताओं से भरा माना जाएगा। 11 साल में जो उन्होंने कार्य किया उसका लेखा जोखा देश के सामने रखना चाहिए, और लेखा जोखा जब रखेंगे तब हवाई बातें ना करे, तो तथ्य के साथ बातें करें। कि जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, जो लोकमान्य है, वो तांत्रिकता के साथ उस पर ही पूरे वर्ल्ड का कारोबार चलता है, जिसके वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो और तमाम जो संगठना चलती है, तो वही मापदंड के साथ वो अपना चिट्ठा खोले। 2014 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था भारत का, आज कितना है, उस वक्त जीडीपी का
जो ग्रोथ रेट जो था वो क्या था, आज कितना है, हंगर जो इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है, हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या स्थिति है, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की संख्या कितनी है, सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे जाते हैं, किसान की आय में कितना बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी के कारण कितना अतिरिक्त जो भार है वो किसान पे पड़ा है, ये सारा वो रखे। और उसके साथ साथ 14 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का उनका वादा था, उसका क्या हुआ। उस हिसाब से अभी तक यदि हम 11 साल का हिसाब लगाए तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ जनरेट हुई, ये वो बताए। 100 जो शहर है उसको स्मार्ट बनाने की उन्होंने बात कही थी, वो सौगात दी थी। वो 100 कौन से जिले गांव है, शहर है कि जिसको उन्होंने स्मार्ट बना दिया है, वो बताए। उसके बाद में कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डाले, ये बताए। किसान की जो आय है उसको दुगना करने की बात है। लागत मूल्य से 1.5 गुना फसल को गारंटेड दाम देने की बात थी, उसका क्या हुआ। स्वामीनाथन आयोग जो लागू करने की बात थी वो कहां तक गई। पेट्रोल 35 रुपए किलो लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। डीजल 25 रुपए लीटर मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। सिलेंडर जो है वो 100 रुपए में मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। ये तमाम बातें भी वो उसके साथ बताए तो उनकी डंडोरा पीटने का कोई मतलब रहेगा, अन्यथा ये विफलता से परिपूर्ण और देश को पीछे लेके जाने वाला ये कार्यकाल, ये जो तथ्य है उस जनता के सामने आज आ जाएगा। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।